नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए विनोद कुमार शुक्ल की अमर रचना। दीवार में एक खिड़की रहती थी। भाग 6। रात भर अंधेरे का इतना साथ था कि दिन का उजाला बहुत उजाला लग रहा था। लगा कि एक सूर्य से इतना उजाला नहीं हो सकता, 2 सूर्य होंगे। रघुवर प्रसाद छप छप पानी से डूबी सड़क पर जा रहे थे। डुबकी लगाते कदम थे। बरसात की सड़क पानी की सड़क हो गई थी। सड़क से उतरकर गूलर के पेड़ के नीचे कीचड़ हो गया था। बिजली के खंबे का उजाला गूलर के पेड़ पर भी था। लड़का भी पेड़ पर था। लड़के ने रघुवर प्रसाद को आते देख लिया था। जाए ने पेड़ में बैठे हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, बैठा हूं। घर चलो, भीग जाओगे। पेड़ पर रहूंगा। नहीं जाता। तुम मेरा छत्ता रख लो, खुमरी है। खुमरी पहनकर बैठा हूं। बोरा ओढ़ा हूं। घर नहीं आओगे? नहीं, अब सुबह होने वाली है। पेड़ पर बिजली गिर सकती है। रघुवर प्रसाद ने उसको डराया। डरकर घरा, पानी कम हो गया। बंद हो रहा है। पानी सचमुच कम हो गया था। लड़का कुछ नीचे बैठा होता तो रघुवर प्रसाद हाथ पकड़कर उसको नीचे उतार लेते। नहीं उतरोगे? नहीं। रघुवर प्रसाद लौट आए। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा बंद किया। छत्ते से पानी टपक रहा था। छत्ता बंद कर रघुवर प्रसाद ने संभाल कर सोनसी को छत्ता और चप्पल पकड़ाया ताकि अम्मा पर पानी की बूंदें न पड़े। मोहरी के पास टिकाकर रख दो। सोनसी ने मोहरी के पास चप्पल छत्ता रख दिया। अंगाछे से हाथ पैर पोंछकर रघुवर प्रसाद लेट गए। बत्ती बुझाकर सोनसी भी लेट गई। ने लड़का पेड़ पर नहीं है क्या? सोनसी ने पूछा। है, खुमरी पहनकर बैठा है। बोरा भी ओढ़ा है। बहुत कहां पर नहीं आया। अब तो पानी बंद हो गया। तुम सो जाओ, मैं उठा दूंगी। अम्मा की नींद फिर खुली। समय हो गया? अम्मा ने पूछा। नहीं अम्मा, थोड़ी देर और सोई रहो। रघुवर प्रसाद सो गए थे। खटपट में रघुवर प्रसाद की नींद खुली। जाने की सब तैयारी हो चुकी थी। 4 बजा था। अम्मा, सोनसी ने नहा धो लिया था। हाथ मुंह धो ले। चाय बन रही है, अम्मा ने रघुवर प्रसाद से कहा। उठकर रघुवर प्रसाद खिड़की तक गए। खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर देखा। पानी नहीं गिर रहा था। यह वाली बस ठीक है। छोटू स्कूल भी चला जाएगा। छोट का रुकने का मन है अम्मा, सोनसी ने कहा। नहीं रुकेगा, उसको उठा दे, अम्मा ने कहा। अम्मा अपना झोला जमा रही थी। ने मैं उठा देता हूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। छोटू उठ, अम्मा जा रही है। रघुवर प्रसाद ने छोटू को उठाकर बैठा दिया। छोटू बैठे बैठे सोया रहा। लुढ़कने को होता तो रघुवर प्रसाद लुढ़कने नहीं देते। सोनसी यह देख रही थी। मत सताओ, सोनसी ने कहा। वह छोटू को उठाने लगी। बड़ी मुश्किल से छोटू उठकर खड़ा हो गया। अम्मा ने उसका हाथ मुंह धुलाया। तभी सोनसी रघुवर प्रसाद के पास आई। रघुवर प्रसाद को कुछ याद दिलाई। रघुवर प्रसाद उठे और अम्मा को 75 रुपए दिए। 70 रुपए तो अम्मा ने रुमाल में बांधकर झोला के नीचे तक घुसा दिया। 5 का नोट अपने पास रखी रही। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुलाने मोटर स्टैंड चले गए। सुबह के सन्नाटे में रिक्शे के हैंडल में बंधे घुंघरू की आवाज दूर से आई। उबड़ खाबड़ रास्तों में घुंघरू की आवाज तेज हो जाती थी। सोनसी ने कहा, अम्मा रिक्शा आ रहा है। अम्मा ने छोटू को इस तरह तैयार कर लिया था कि वह भी जा रहा है। पर छोटू अम्मा के साथ जाएगा या नहीं जाएगा वह सनक नहीं रहा था। सड़क की बत्ती का उजाला था। अम्मा और सोनसी बाहर निकले। दोनों की आंखें डबडबा आई थी। ने अच्छे से रहना बहू, अम्मा ने कहा। हाँ अम्मा, सोनसी ने पैर छुए।
रिक्शे में पहले अम्मा बैठी। अम्मा के बैठते ही छोटू झट रिक्शे में चढ़ गया। यह देख कि रघुवर प्रसाद भी चढ़ेंगे। छोटू सामने के पटिये पर बैठ गया। अम्मा का झोला लेकर रघुवर प्रसाद चढ़े। अभी तक चिड़ियों ने चहचहाना शुरू नहीं किया था। रिक्शा चला गया। जाते समय अम्मा ने सोनसी को सिर घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की। वे इतना सिर घुमा नहीं सकी कि सोनसी को देख पाती। उन्होंने रघुवर से कहा, देख तो बेटा, सोनसी बाहर खड़ी है या चली गई? रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर देखा। सोनसी खड़ी थी। खड़ी है अम्मा, अंदर चली जाती तो अच्छा था, अम्मा ने कहा। रिक्शा थोड़ा और चला होगा कि अम्मा ने फिर पूछा। देख तो है कि चली गई। रघुवर प्रसाद ने देखा तो सोनसी अब तक खड़ी थी। बिजली के खंबे का उजाला पड़ रहा था। वे कहने वाले थे कि शायद चली गई, पर तभी छोटू ने कह दिया, नहीं गई अम्मा। छोटू ने फिर कहा, अभी खड़ी हैं। छोटू ने फिर कहा, अभी भी खड़ी हैं। ठीक से देखने के लिए छोटू रिक्शे पर खड़ा हो गया। छोटू को ठीक दिख नहीं रहा था, पर उसने कहा, अम्मा नहीं जा रही है। रघुवर प्रसाद ने मुड़कर कहा, चली तो गई। छोटू ने कहा, नहीं गई अम्मा। इतने में रिक्शा मुड़ गया। जब रिक्शा मुड़ा तभी चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया था। चिड़ियों की चहचहाहट तक सोनसी वहां खड़ी रही। सड़क की बत्ती बुझ गई थी। सड़क की बत्ती जब तक जलती रही, सुबह का उजाला बत्ती के उजाले की आड़ में रहा। सड़क की बत्ती के बुझते ही आड़ चली गई थी। सुबह का उजाला दिखने लगा था। सुबह के सन्नाटे में मोटर जाने की आवाज थी। उसे लगा अम्मा बस स्टैंड तक नहीं पहुंची होंगी और बस छूट गई। वह कुछ देर और खड़ी रह गई कि रिक्शा लौट रहा होगा। उसमें छोटू, अम्मा भी होंगी। सुबह के उजाले में सब धुला हुआ दिख रहा था। गीले धुले कपड़े से पानी की गंध आती है। धुली हुई गंध पेड़ों, सड़कों, हवा, मकान और आकाश से आ रही थी। वह घर आ गई। बस में अम्मा को सामने अच्छी जगह मिल गई थी। छोटू खिड़की के पास बैठा था। अम्मा के साथ घर जाने की खुशी में वह बड़े भाई भाभी के पैर छूना भूल गया था। रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। यह देख छोटू को रघुवर प्रसाद के पैर छूने की याद आई। अम्मा ने रघुवर को मुट्ठी में दबा 5 रुपए का नोट दिया। रास्ते में गरम जलेबी बन रही थी, लौटते समय जरूर ले लेना। छोटू को रघुवर प्रसाद ने 1 रुपए का सिक्का दिया। छोटू ने सिक्का अम्मा को रखा दिया। अम्मा ने कहा, बड़ा हो गया है, अपने पास रख। फिर झोले के अंदर नीचे सिक्के को डाल दिया। अच्छी जगह मिल गई थी? सोनसी ने पूछा। हाँ, खिड़की के पास छोटू बैठ गया। अम्मा ने 5 रुपए दिए थे, कहा था जलेबी ले लेना। जलेबी का पूड़ा पकड़ाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी नहा चुकी थी। एक गरम जलेबी उसने खाई। रघुवर प्रसाद भी एक जलेबी खाए। सोनसी चौके के काम में लग गई। इतने में रघुवर प्रसाद को दरवाजे के पास आहट आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास टायर के गमलों की थोड़ी आड़ में सिर झुकाए लड़के का ददा बैठा था। सुबह सुबह आ गया था। दिया, अंदर आ जाओ, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। ने हो महाराज कहकर झुके हुए वह अंदर आया। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा उड़का। डंडा कहाँ है? घर छोड़ आए हो ना? यहाँ है। कहाँ? दरवाजे पर रखा है। सोनसी दरवाजा खोलकर डंडा अंदर ले आई और एक कोने में जमीन पर डाल दी। सोनसी ने खटिया की आड़ बनाई। लड़के के ददा को उसने आड़ में बैठा दिया। तुम यहीं रहो, तुम्हारे लड़के को बुलाते हैं, सोनसी ने कहा। मैं बुला लाता हूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे सीधे गूलर के पेड़ के नीचे गए। पेड़ पर लड़का था। घर नहीं गया? नहीं, चल कुछ खा ले। रोटी है? रोटी है कि नहीं यह नहीं मालूम, पर जलेबी है।
जलेबी का नाम सुनकर वह धप्प से पेड़ से कूदे जैसा नहीं कूदा, गिर गए जैसे कूदा। जलेबी ठीक निशाने में उसे लगी गोली थी। रोटी न होने से उसका मन डावाडोल था। रात भर के बाद अपने घर भी जाना चाहता था। वह अपने ददा को कैसे देख नहीं पाया मालूम नहीं। गिर जाता तो कैसे गिरता? रघुवर प्रसाद उसका हाथ पकड़े हुए थे कि भाग नहीं जाए। चल, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी, रघुवर प्रसाद ने आवाज दी। दरवाजा बस उड़काया हुआ था। अंदर सावधान करने के लिए उन्होंने आवाज दी थी। सोनसी ने दरवाजा खोला। लड़के से कहा, अंदर आजा। रात भर का जागा हुआ लग रहा था। बालों में फिर भी कनपटी पर मैल के साथ जमा दिख रहा था। बहुत नहा धोकर कंघी कर लिया कर, तेल कम लगाया कर, सोनसी ने कहा। तेल था खटिया की आड़ में। उसका बाप चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। अपने लड़के को वह देखना चाहता था। कई दिनों से अपने लड़के को अच्छे से देख नहीं पाया था। खटिया से झांकने की इच्छा हो रही थी। बीड़ी पिया था? सोनसी ने कहा। नहीं, रात को पिए था, रात को भी नहीं पिया। जलेबी दो ना, धीरे से उसने कहा। रोटी भी है, खाएगा? जलेबी खाऊंगा, उसने झिझक कर कहा। अच्छा, दोनों खा लेना। सुन, तेरा ददा भी यही है, भागना मत। वह नहीं मारेगा। उसके साथ घर चले जाना। खटिया की आड़ में है। समझ गया? ददा के नाम से वह चौंक गया। कहाँ है कि दृष्टि से उसने इधर उधर देखा। नहीं है, उसने कहा। कहाँ न, खटिया के पीछे है, सोनसी ने कहा। ददा खटिया के पीछे से झांका। वह बहुत प्यार से अपने लड़के को देख रहा था। जा, चले जा। रघुवर प्रसाद लड़के को खटिया तक लिवा ले गए। वह अपने बेटे को झांक रहा था। आजा, उसने कहा। फिर हाथ पकड़कर खटिया की आड़ में अपने पास में बैठाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके हाथों में तेल लग गया था। हाथ के तेल को उसने अपने पैर में रगड़ कर पोंछा। फिर दोनों हाथ से बाल के तेल को पोंछकर कभी अपने हाथ पर कभी लड़के के हाथ पर चिपड़ देता। सिर से अंगोछा निकालकर लड़के के मुंह को पोंछा। बाई कंघी होगी? झांक कर उसने सोनसी से पूछा। सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने अपनी एक छोटी कंघी पोंछ पांछ कर उसे पकड़ा दी। जब वो खटिया की आड़ में अपने लड़के की कंघी कर रहा था तब सोनसी ने आवाज दी, आजा, रोटी खा ले। लड़का जाने को हुआ तो ददा ने रोक कर जल्दी जल्दी उसकी कंघी की। 2 थाली में परोसा हुआ था। थाली में 2 रोटी और थोड़ा भात था। 2 जलेबी थी। जलेबी दोने में थी। रात की बची रोटी थी। अम्मा ने कहा भी था कि खाना अधिक बन गया है, बासी बचेगा। लड़के का ददा संकोच कर रहा था। खटिया की आड़ से बाहर नहीं आ रहा था। सोनसी ने लड़के से कहा, ददा को बुला ले, चल ददा खा ले। लड़के ने कहा। उसका ददा आया, दोनों खाने लगे। ददा ने अपने हिस्से की एक जलेबी लड़के के दोने में डाल दी। लड़के ने 2 जलेबी बचा ली थी। रघुवर प्रसाद खटिया के पास बैठे बैठे दोनों को खाता देख रहे थे। सोनसी ने और रोटी दी। खा पीकर जलेबी का दोना लेकर लड़का घर जाने के लिए निकल गया। गूलर के पेड़ के पास आते ही उसने ददा को दोना पकड़ाया और पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने पेड़ के खोखल से प्लास्टिक की थैली में रखी माचिस और बीड़ी का बंडल ऊपर से डाला। ए ले ददा, लड़के ने कहा। डाल में खुमरी बंधी थी। उसने खुमरी निकाली। खुमरी की आड़ में एक गिलहरी बैठी थी जो चौंक कर पेड़ की डालियों की गलियों में भाग गई। ऊपर से उसने खुमरी छोड़ी तो ददा ने उसे हवा में झोंक लिया। पेड़ के खोखल में एक खाकी पैंट थी जो रात के पानी से गीली हो गई थी। उसे लेकर वह नीचे उतरा। पेड़ से अपनी गृहस्थी उसने समेट ली थी। खोखल में एक अठन्नी थी।
घर से निकलकर वह यहाँ रहता था। अब वह अपने घर जा रहा है। रास्ते में उसने अठन्नी ददा को दे दी। लड़के ने खुमरी को सिर पर पहन लिया था। उस वक्त वह बहुत खुश था। उस वक्त न तो ऐसी धूप थी और न पानी गिर रहा था। ददा से उसने जलेबी का अपना दोना मांग लिया। घर का दरवाजा बंद था। दाई, लड़के ने कहा। काहे रे? दाई ने कहा। दरवाजा खोल दाई। ददा के आने का बेरा है रे, दाई ने कहा। दाई ने दरवाजा खोला। दाई ने दोनों को देखा। आज के दिन जैसा नहीं देखा। बहुत पहले का कोई दिन या आने वाला कोई दिन, रोज रोज का दिन नहीं। लड़के ने दाई को दोना पकड़ाया। दाई, जलेबी ले ले। दाई ने कहा, अंदर चल। फिर दाई ने लड़के के ददा की तरफ देखा कि एक दिन ऐसा ही होना था। एक दिन आज का दिन हो जाएगा, उसे मालूम नहीं था। लड़के को चिपटा कर वह अंदर ले गई। महाविद्यालय जाने का समय हो गया था। साधु नहीं आया था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से महाविद्यालय जाने के लिए निकले। उन्होंने गूलर के पेड़ को देखा कि लड़का वहां नहीं होगा, और लड़का उनको वहां दिखा। अब क्यों आ गया? बीड़ी की आदत छूटी नहीं। यहां क्यों आ गए? बीड़ी पी रहे हो? ददा के साथ घर गए थे ना? घर से आ गया। बीड़ी नहीं पी रहा हूं, भोलेपन से लड़के ने कहा। नीचे उतरो। लड़का उतरा। रघुवर प्रसाद ने कहा, जेब दिखाओ। उन्होंने जेब की तलाशी ली। जेब में कुछ नहीं था। जेब की तलाशी ले ली थी, पेड़ की तलाशी नहीं ली थी। वे भूल गए कि महाविद्यालय जाना है। मोटी डालियों वाला पेड़ चढ़ने में आसान था। वे चढ़ गए। नीचे झांक कर देखा कि लड़का भाग तो नहीं गया। लड़का खड़ा था। पेड़ का एक खोखल रघुवर प्रसाद को दिखा कि यही होगा। वे लंबे तो थे। पेड़ के खोखल के अंदर हाथ डालकर उन्होंने टटोला। खोखल गीला था। गीली बीड़ी का और एक गीले कागज का टुकड़ा भी था, और कुछ नहीं था। यह सब करने में उन्हें मजा आ रहा था। वे एक खेल की तरह यह खेल रहे थे। एक डाली पर बैठकर उन्होंने इधर उधर देखा। एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में वे अपनी कोई चीज रख देना चाहते थे। क्या रखे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। टेम्पो में जाने के लिए कुछ चिल्हर थी। एक चबन्नी डाल दे। चिड़िया चबन्नी देखकर क्या सोचेगी? गुस्सा होकर अपना घोंसला ही न छोड़ दे। उनसे रहा नहीं गया। गूलर की एक पत्ती उन्होंने तोड़ी और घोंसले के अंदर धीरे से रख दी। उसमें चिड़िया नहीं थी, अंडे, बच्चे भी नहीं थे। पेड़ के खोखल में उन्होंने एक चबन्नी डाल दी। दोबारा चबन्नी उन्होंने टटोली तो उन्हें नहीं मिली। वे नीचे उतर आए। रघुवर प्रसाद ने बीड़ी का टुकड़ा लड़के को दिखाया और कहा, यह खोखल में था। लड़के ने कहा कि पहले की बीड़ी है। रघुवर प्रसाद ने सावधानी से गीले कागज की तह को खोला कि फट न जाए। श्री कृष्ण की तस्वीर थी। कृष्ण जी गाय के पास खड़े थे। तस्वीर को लड़के ने ले लिया। रघुवर प्रसाद कुछ कहते कि लड़का पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने चिल्लाकर कहा, हाथी आ रहा है। रघुवर प्रसाद ने लड़के से कहा, खोखल में मैंने एक चबन्नी डाल दी है, ढूंढ कर ले लेना। ढूंढ कर ले लेना इसलिए कहा था कि रघुवर प्रसाद ने ढूंढा था और उन्हें नहीं मिली थी। हो, लड़के ने चिल्लाकर कहा। रघुवर प्रसाद ने हाथी को देखा और एक गहरी सांस लेकर वहीं रुक गए कि हाथी उनकी तरफ आ रहा है। हाथी इस तरह आ रहा था जैसे बीमार था। साधु के बीमार होने के कारण हाथी सावधानी से चल रहा हो, इसलिए बीमार लगा। लड़का पेड़ से उतरकर यह बताने चला गया कि रघुवर प्रसाद हाथी से गए। लौटकर वह फिर पेड़ पर बैठ गया। वह पेड़ पर छुपने के लिए नहीं बैठा था, उन्मुक्त था। एक बंद पेड़ से बाहर निकलकर उन्मुक्त पेड़ पर हवा से डालियां झूम रही थी।
वह भी झूम रहा था। उसे दूर ददा गाय चराते हुए दिखा तो वह फिर पेड़ से उतरा और अपने ददा के पास चला गया। सुनो, रात को रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा। क्या है? साधु हाथी को बैठाने के लिए बैठ बोलता है और खड़ा होने के लिए मली। हाँ, मुझको मालूम है, चलने के लिए भी मली बोलता है। चलने के लिए कुछ और बोलता होगा। साधु ने मली कहा था, तो क्या खड़े होने के लिए कुछ और बोलता होगा? मली ठीक है। बैठा हुआ हाथी मली कहने से खड़ा हो जाएगा, फिर मली कहने से खड़ा हुआ हाथी चलने लगेगा। मैं ध्यान दूंगा। कल तुम साधु से पूछकर मली कहना। हाथी तुम्हारा कहना मानने लगे तो हमको आगे दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है वह केवल साधु की बात माने। बोल कर देखना। कहना मान ले तो अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि हाथी मेरा कहना मानेगा। मैं उसे खड़े होने के लिए कहूँ, राह चलता कोई आदमी तब शरारत से उसे बैठने के लिए कह दे तब तो वह बैठ जाएगा। कोई दूसरा खड़ा होने के लिए कह दे तो भी खड़ा हो जाएगा। हाथी इस तरह उठक बैठ करता रहेगा। कितनी कठिनाई होगी। फिर भी तुम कोशिश करना। हम लोग इतनी आसानी से कहाँ जान पाए कि मली कहने से हाथी चलता है। साधु साफ नहीं बोलता था, कई बार तो बुदबुदाता था। साधु कमजोर और दुबला हो गया था। वह हाथी से आना जाना कर रहा था। उसे अपनी शक्ति से हाथी की शक्ति पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। महाविद्यालय जाते समय साधु टेम्पो स्टैंड पर रुका। हाथी से उतरकर वह पान की दुकान चला गया। हाथी पर बैठे रघुवर प्रसाद ने सोचा कि यह मौका है, वे हाथी को बैठ बोल दे तो हाथी बैठ जाएगा। हाथी के बैठ जाने से उन्हें खतरा नहीं था। हाथी की गद्दी पर बैठे हुए उन्होंने अपने को तैयार किया कि जब हाथी बैठे तो वे गिरे नहीं। उन्हें विश्वास था कि बैठ कहने से वह बैठ जाएगा और बैठ बैठने से मिलता जुलता भी था। बैठ का मतलब आक्रमण करना तो होगा नहीं। आगे झुककर कि हाथी के कान के पास कह सकें और आसपास खड़े लोग न सुने, उन्होंने धीरे से बैठ कहा। जोर से दोबारा कहा, हाथी ने सुना नहीं। अगर सुना होता तो उसने रघुवर प्रसाद का कहना नहीं माना। रघुवर प्रसाद आगे खिसकर हाथी की गर्दन पर आ गए जहां साधु बैठता था। झुककर उन्होंने हाथी के कान में बैठ कहा। हाथी नहीं बैठा। वे निराश हो गए। साधु के आने के पहले पीछे खिसककर गद्दी पर आ गए। उन्होंने सोनसी से कहा, साधु जिस तरह बैठ कहता है उसी तरह उन्होंने कहा था। उनका उच्चारण ठीक था। हाथी ने मेरा कहना नहीं माना। साधु से वे यह सब सीखना नहीं चाहते थे। यदि सीख लेते तो यह निश्चित था कि साधु हाथी उनके सुपुर्द कर लंबे समय के लिए बनारस चला जाता। अब की बार साधु जब तंबाकू खाने उतरे तब मली कहकर देखना कि हाथी चलता है या नहीं। सोनसी ने कहा, चलने लगेगा तो रोकने के लिए उसे क्या कहूंगा। रोकने के लिए साधु क्या कहता है मुझे नहीं मालूम। तुम बैठ बोल देना। बैठ जाएगा तो रुक जाएगा, सोनसी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलते चलते बैठेगा तो गिर जाएगा। रुककर बैठेगा। हम चलते चलते रुककर बैठते हैं, वैसे ही हाथी जितना समझदार है उतना आज्ञाकारी भी है। वह आज्ञा मानने की समझदारी करता है, रुकेगा नहीं, चलते चलते बैठ जाएगा। सुनो, हाथी जब बैठा होता है तो मली कहकर उसे खड़ा करते हैं। उसी तरह यदि हाथी चल रहा हो तो मली कहकर खड़ा नहीं कर सकते? हाँ, यह हो सकता है। तो क्या मली के 3 अर्थ होंगे? मली यानी उठकर खड़ा होना, मली यानी चलने लगना और मली यानी रुक जाना। मुझे भी लगता है कि मली के 3 अर्थ होंगे। यदि न भी हुए तो तुम्हारे कहने से जब हाथी चल पड़ेगा तो साधु दौड़ेगा और चिल्लाकर रुकने की आज्ञा देगा। इस तरह हाथी रुक जाएगा। साधु बीमार है, वह दौड़ नहीं सकेगा। हाँ, मैं भूल गई थी। साधु को जब यह मालूम होगा कि उसे बिना बताए हम हाथी को आज्ञा दे रहे हैं तो साधु को बुरा लगेगा।
मैं तो चाहता हूँ किसी कारणवश हाथी हमारी जिम्मेदारी हो जाए तो हम निर्वाह कर सकें। महाविद्यालय से लौटते समय साधु टेम्पो स्टैंड में एक दिन रुका। रघुवर प्रसाद की इच्छा हुई कि वे अब की बार हाथी से चलने के लिए मली कहें। साधु तंबाकू लेने गया तो वे हाथी की गर्दन पर खिसक गए। मली, उन्होंने कहा। कई बार कहा, फिर निराश हो गए। पड़ोसी अभी तक नहीं आए थे। रघुवर प्रसाद ने टट्टी का ताला निकाल लिया था। ताला लगाने की आवश्यकता नहीं थी। मकान मालिक को उन्होंने बताया, टट्टी का ताला मैंने निकाल लिया है। ठीक है, मकान मालिक ने कहा। टट्टी का किराया तो नहीं देना होगा। क्यों देना होगा? पड़ोसी इतने दिनों से नहीं आए, कब आएंगे? मालूम नहीं, मकान मालिक ने कहा। 8 रुपए महीने की बचत हो जाने से सुनसी खुश थी। टट्टी के ताले और चाबी को रघुवर प्रसाद ने साबुन से धोकर धूप में बाहर रख दिया था कि जंग न खाए। ताला चाबी पिताजी को दे देंगे। पहले याद आती तो अम्मा के हाथ से भिजवा देते। हर बार ताला देना भूल जाते हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी गृहस्थी में रम गई थी। रघुवर प्रसाद पढ़ाई कर रहे थे। सोनसी बर्तन मांज रही थी। रघुवर प्रसाद ने उसे कहते हुए सुना, अभी जरी की भाजी बना लेती हूँ, शाम को डंठल काट कर बना लूंगी। थोड़ी देर बाद उसका मन बदल गया। अभी डंठल बना लूंगी। तब रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा, तुम क्या कह रही थी? कुछ तो नहीं, सोनसी ने कहा। सोनसी, अभी तुम जरी की डंठल बना रही हो ना? हाँ, उसने कहा। तुमको कैसे मालूम? मालूम है। थोड़ी देर बाद रघुवर प्रसाद ने सुना, देखो झाड़ू लग गई पर पोंछा लगाना भूल गई। तुम झाड़ू लगा ली हो और पोंछा लगाना भूल गई। अब तो तुम पोंछा लगाओगी तो तुम दोबारा नहाओगी, यही सोच रही थी ना? ऐसा करो, तुम पोंछा मत लगाओ। हाँ, मैं तो यही सोच रही थी, पर तुमको कैसे पता चला? ऐसे ही, जादूगर की तरह, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब मैं जो सोचूंगी तो मुझको बता दोगे? हाँ, बता दूंगा, पर अभी नहीं। जब बताना होगा तब। चूड़ी वाली निकलेगी तो उससे आज चूड़ी लूंगी, सोनसी ने काम करते करते कहा। रघुवर प्रसाद को लगा कि उनसे कहा गया। क्या बोली? रघुवर प्रसाद ने पूछा। कुछ तो नहीं, व्यस्त सोनसी ने कहा। सुनो, आज दोपहर को चूड़ी वाली से तुम चूड़ी खरीद लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं यही सोच रही थी। एक बच्ची के आश्चर्य से वह चकित खड़ी थी। तुमको कहती हूँ तो तुम लाते नहीं, उसने कहा। तुम्हारा 1 आना 2 आना वाला चूड़ी का नाप मुझे समझ में नहीं आता, तुम साथ रहोगी तब लेंगे। कुछ देर बाद काम करते करते सोनसी ने कहा, मैं आज चूड़ी ले लूंगी। रघुवर प्रसाद ने इसे सुना। वे समझ गए कि सोनसी ने उनसे नहीं कहा था, अपने से कहा था। चूड़ी वाले से आज चूड़ी ले लोगी तो ठीक रहेगा। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के मन की बात कही। तुम मेरे मन की बात मत सुनो। मन की बात पर ध्यान दोगे तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सोनसी आटा सान रही थी और सोच रही थी। रघुवर प्रसाद पढ़ रहे थे, इसलिए वह रघुवर प्रसाद से बात नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि वह रघुवर प्रसाद से पूछे कि बिजली के खंबे के नीचे लड़कों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक जाते होंगे। आज सड़क की बत्ती चली जाए तो देर रात तक लड़कों को पढ़ाते हैं, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। रघुवर प्रसाद ठुड्डी पर हाथ धरे सोनसी को आटा सानते हुए और सोचते हुए देख रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि आज रात लड़कों को छुट्टी दे देंगे। उन्होंने सोनसी से कहना शुरू किया, मैं आज की रात। इसके आगे का जो कहना चाहते थे वह सोनसी के मुंह से निकला, लड़कों को छुट्टी दे दूंगा। इसके आगे का रघुवर प्रसाद ने कहा जो सोनसी कहना चाहती थी, आज रात। रघुवर प्रसाद पूरा कह पाते कि सोनसी ने जल्दी से कह दिया, जागेंगे। यही कहना चाहते थे न? हाँ, यही कह रहा था, पर कुछ और भी कहता। इसके बाद सोनसी ने चुपके से सोचा, चूड़ी अभी नहीं खरीदते, बाद में खरीद लेंगे।
उसने चुपके से सोचा था, इसलिए रघुवर प्रसाद ने नहीं सुना। कैलेंडर जो हवा में फड़फड़ा रहा था, इससे अगले महीने की तारीख दिख जाती थी, आने वाले दिन दिख जाते थे। वर्तमान का सुख इतना था कि भविष्य आगे उपेक्षित सा रास्ते में पड़ा रहता। जब तक वहां पहुंचो तो लगता खुद बेचारा रास्ते से हटकर और आगे चला गया। रघुवर प्रसाद ने किताब बंद कर दी। वे ऐसे उठे कि स्वप्न में उठे हों। सोनसी को रघुवर प्रसाद के स्वप्न में जाने की आहट हुई हो या आभास हुआ हो। वह आटे का हाथ धो चुकी थी। चौके के कपड़े से उसने हाथ पोंछ लिया था और वह भी स्वप्न में चली गई। 2 कदम रघुवर प्रसाद की तरफ खुद चली, 2 कदम रघुवर प्रसाद के सहारे चली। उसका मन हुआ रघुवर प्रसाद उसे लेकर चले। सुनो, तुम चूड़ी वाली से जरूर चूड़ी खरीद लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। कितना भी संभालो टूट जाती है, अपने हाथों को देखते हुए उसने कहा। हो सकता है चूड़ियों का रिवाज एक प्रेमी से बना हो कि प्रेमिका को कुछ काम न करना पड़े और चूड़ियां टूट जाने से बचे। जाते जाते पेड़ वाले लड़के से कह देना कि दोपहर को चूड़ी वाली निकले तो रोक ले। मैं अंदर रहती हूँ, पता नहीं चलता। पेड़ पर लड़का होगा तो कह दूंगा। रघुवर प्रसाद ने देखा कि लड़का पेड़ पर था। क्या कर रहे हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। कुछ नहीं। दोपहर को चूड़ी वाली निकलेगी तो उसे रोक लेना और सोनसी को बता देना। हो, रोक दूंगा। चवन्नी निकाले थे? हो, निकाला था। खोखल में रखने के लिए एक स्लेट पट्टी और कलम ला दूं? तुम ऊपर बैठे बैठे पढ़ना, नीचे बैठे सोनसी तुमको पढ़ा देगी। तुम्हारे साथ पेड़ की गिलहरी और कौवा भी पढ़ लेगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, लड़के ने कहा। बीड़ी पिए थे? नहीं पिया था। रघुवर प्रसाद चले गए। पिताजी की चिट्ठी आई, सोनसी को गांव बुलाया था। 2 दिन गांव में रहकर फिर वह मायके चली जाएगी। पिताजी का कहना था कि रघुवर प्रसाद उसे मायके तक छोड़ आए। सोनसी बहुत खुश थी। रात को रघुवर प्रसाद ने सोनसी का हाथ देखकर पूछा, चूड़ी वाली नहीं आई? हाँ, नहीं आई। खाली हाथ देखकर अम्मा गुस्सा होंगी। कल पहन लूंगी। अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, परीक्षा सिर पर है। ऐसा करो, इस इतवार को गांव छोड़ दो, फिर दोबारा आकर मायके छोड़ देना। बार बार आने जाने से बहुत पैसे खर्च होंगे। अच्छा, गांव छोड़कर आ जाना, वहां से कोई लिवा ले जाएगा। तुम मुझको चिट्ठी लिखोगी? हाँ, लिखूंगी। पहले कभी नहीं लिखी, क्या लिखूंगी? राजी खुशी। मैं तुमको क्या कहकर लिखूंगी? जो अच्छा लगे। अम्मा पिताजी को क्या कहती थी मालूम है? नहीं मालिक, तुम मुझको मालिक मत लिखना। मेरी सहेली अपने पति को श्रीमान जी लिखती थी। नहीं, श्रीमान जी मत लिखना। तुम पहले लिखना। तुम पहले लिखना। दोनों चुप हो गए। सोनसी सोच रही थी कि रघुवर प्रसाद यदि दोनों हाथ से चिट्ठी लिखेंगे तो पहचान जाएगी कि बाएं हाथ से इतना लिखा है और दाहिनी से इतना। वह बाएं और दाहिने हाथ की लिपि को पढ़ते हुए जैसे रघुवर प्रसाद के आलिंगन में पढ़ रही होगी। चिट्ठी का कोई ठिकाना है। 5-6 दिन में चिट्ठी पहुंचती है, रघुवर प्रसाद ने कहा। जब भी समय मिलेगा मैं कसौटी के पत्थर पर जाकर लेट जाऊंगा और आकाश को देखता रहूंगा। मैं भी खिड़की से तुम्हारे देखे हुए आकाश को देख लूंगी। रघुवर प्रसाद का आकाश देखना, रघुवर प्रसाद का चिट्ठी लिखना होगा। चंद्रमा सोनसी के लिए लिखा हुआ संबोधन होगा। तारों की लिपि होगी जिसे तत्काल सोनसी पढ़ लेगी। रघुवर प्रसाद कसौटी के पत्थर पर लेटकर एक बड़ा आकाश देखेंगे। बड़ा आकाश लंबी चिट्ठी होगी। सोनसी खिड़की से छोटा आकाश देखेगी तो छोटी चिट्ठी होगी। आकाश एक दूसरे को लिखी चिट्ठी होगी। कुछ एक दिन से साधु नहीं आ रहा था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से आना जाना कर रहे थे। महाविद्यालय से वे जल्दी लौटे थे। घर नहीं गए, सीधे खैरागढ़ बाड़ा चले गए।
खैरागढ़ बाड़ा उजाड़ जगह थी। एक उजाड़ मकान था। उसके दालान में घुटने पर सिर रखे साधु बैठा था। मकान के आसपास छप्पर के बेंगलोरी खपरे टूटे बिखरे पड़े थे। खिड़की दरवाजे के पल्लों को उखाड़ कर चुरा लिया गया था। मकान के चारों तरफ इधर उधर घनी झाड़ियां थी। पहले इन झाड़ियों का तरतीबवार घेरा होगा। रघुवर प्रसाद को देख साधु बहुत खुश हुआ। उठकर उसने रघुवर प्रसाद को बोरे पर बैठाया। ने तबीयत ठीक नहीं है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। अब ठीक है। वैद्य की दवाई से फायदा हुआ। उनका लड़का दवाई दे जाता है। मैं स्वस्थ हूं, कहीं भी जा सकता हूं। हाथी के पैर में भी घाव हो गया था, वह भी ठीक है। घाव को मैंने लोहे की छड़ से दाग दिया था। रघुवर प्रसाद हाथी के पास गए तो साधु भी आ गया। पैर के नाखून के पास घाव था। कैसे लगा होगा? रघुवर प्रसाद ने सोचा। जंजीर से कैसे बांधते हो? रघुवर प्रसाद ने सब समझने के लिए पूछा था। जंजीर में अकोड़ा है, फंसा देता हूं, साधु ने कहा। मैं जाता हूं, हाथी से छोड़ देता हूं। अब ठीक है। हाथी उस पैर में जोर कम देता है। मैं चला जाता हूं। रघुवर प्रसाद हाथी के और पास गए। वे उसे थपथपाना चाहते थे, पर नहीं थपथपाया। कहा, जंजीर से बंधा होने से बेफिक्री होती है। हाँ, जंजीर से बंधा होने से बेफिक्री होती है, साधु ने कहा। रात नहीं थी। कमरे में थोड़ा अंधेरा हुए थोड़ी देर हुई थी। खिड़की से बाहर अभी उजाला था। खिड़की की चौखट पर गौरैया का एक जोड़ा आकर बैठ गया था। कुछ और गौरैया चौखट पर लाइन से बैठ गईं। दोनों खिड़की से उस पार जाने को थे, रुक गए। कुछ चिड़ियों का मुंह कमरे की तरफ था, कुछ का बाहर था। खिड़की से जाने को करते तो चिड़िया उड़ जाती। थोड़ी देर रुक जाते हैं। सोनसी ने रघुवर प्रसाद ने कहा। हाँ, रुक जाते हैं। कमरे की बत्ती जला दूं? शायद दिन का थोड़ा उजाला कमरे में अभी तक है। जब तक रहता है तब तक बत्ती नहीं जलाते। अब जला दूं? थोड़ी देर बाद सोनसी ने पूछा। खिड़की से बाहर देखते हुए दोनों चुपचाप सटकर खड़े थे कि उनके हिलने डुलने से चिड़िया न उड़ जाए। आकाश में अभी दिन का उजाला था। कमरे से दिन का पूरा उजाला सचमुच चला गया है, इसका अंदाज रघुवर प्रसाद नहीं कर पा रहे थे। शायद दिन का उजाला चला गया। हाँ, मुझे भी लगता है। सोनसी ने खटका दबाया तो चिड़िया फुर्र से उड़ गई, जैसे बत्ती के उजाले ने उड़ा दिया हो। जिन चिड़ियों का मुंह अंदर की तरफ था, पहले वे कमरे के अंदर उड़ाईं, फिर खिड़की से बाहर चली गईं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। वैद्य का लड़का था, जो साधु का साथी आदमी था। साधु बनारस चला गया है, उसने कहा। कब? दोपहर को। और हाथी? वहीं बंधा हुआ है। साधु को उठा ले गए और हाथी को भी उठा ले जाते। रघुवर प्रसाद कहना चाहते होंगे। हाथी छोड़ गए। आपको बताना चाहिए, इसलिए बताने आ गया। मैं साधु को दवाई देने गया था। अब दवाई बेकार हो गई, वह चला गया। रघुवर प्रसाद और सोनसी दरवाजा खोले खड़े रहे। पता नहीं पेड़ पर लड़का बैठा है या नहीं। मैं हाथी को देख आऊं? कुछ देर बाद रघुवर प्रसाद ने कहा। अभी रात को, कल सुबह चले जाना। अभी देख लेता हूं। मैं भी चलूं? तुम क्या करोगी जाकर? यहीं रहो। हाथी हमारे घर के सामने छोड़ जाता, पत्नी ने कहा। उसे अचानक जाना पड़ा होगा। हाथी उसने छोड़ा नहीं, छूट गया। नहीं तो घर के सामने छोड़ जाता। जा रहा हूं। पेड़ पर लड़के को देख लेना। जाग रहा हो तो साथ ले जाना। हाथी भूखा होगा तो पेड़ की डाली काट देगा। हंसिया दूं? नहीं, पहले देख तो लूं।
अगर होगा तो हंसिया ले जाएगा। पेड़ पर लड़का नहीं था। पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने आवाज दी। एक पक्षी फड़फड़ाकर उनकी आवाज से उड़कर भाग गया। शायद घुघू था। घुघू न भी हो। घुघू के शिकार का यह समय है। जिस पक्षी के घोंसले में उन्होंने एक पत्ती रखी थी, क्या वह घुघू का घोंसला था? उस घोंसले में चवन्नी डालते डालते रह गए थे। अब की बार चवन्नी डाल देंगे। देखेंगे कितने दिनों तक वहां चवन्नी रखी है। जैसे गुल्लक में जमा करते हैं, वैसे घोंसले में जमा कर देंगे। जरूरत पड़ने पर लक्ष्मी के वाहन के घोंसले से अपनी चवन्नी ले आएंगे। वहीं से उन्होंने सोनसी से कहा, नहीं है। उन्होंने धीरे से चिल्लाया था। फिर रात के सन्नाटे में नहीं है दूर तक चला गया। सोनसी से भी बहुत आगे गया। सोनसी तो यह जान गई कि पेड़ पर लड़का नहीं है। एक आदमी जो अपने घर के सामने बैठा था, नहीं है, को उसने भी सुना। सुनकर वह स्वाभाविक तौर पर बोल पड़ा था, कौन नहीं है? रघुवर प्रसाद खैरागढ़ बाड़ा की तरफ चल पड़े थे। सोनसी घर के अंदर चली गई थी। कौन नहीं है, यह रघुवर प्रसाद ने सुना था, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। रघुवर प्रसाद समझ गए थे कि किसी और ने यह सुना है कि शायद उसे कहा गया है। इसलिए उसने पूछा। उस आदमी को कौन नहीं है का जवाब नहीं मिला था। उसे उत्सुकता हुई कि जो नहीं है उसे वह जान जाता। उस आदमी को नींद नहीं आ रही होगी। रात के सन्नाटे में वह अकेलापन महसूस कर रहा होगा। उससे रहा नहीं गया। उसने जोर से पूछा, कौन नहीं है भाई? वह नहीं जानता था कि कौन नहीं है और उसने किसके लिए कहा था। उसने सुना या नहीं, पर यह तो था जिसने नहीं है कहा था, उसी से पूछा था। अगर वह जान जाता तो क्या होता? वह यह जानना छोड़ सकता था। वह इधर उधर देखता लंबे सन्नाटे में सिकुड़ा बैठा हुआ था। वह उठा और दबे पांव घर के अंदर चला गया था। वह युवा, अधेड़ या बूढ़ा हो सकता था। उसकी तबीयत ठीक भी हो सकती थी। रघुवर प्रसाद को जगह जगह इस रात के अंदर मकानों, पेड़ों के इर्द गिर्द गहरे अंधेरे के विशालकाय धब्बे दिखे थे। पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी के ऊपर एक बड़ा गहरे अंधेरे का धब्बा दिखा। खपरे के छप्पर पर हाथी जैसा धब्बा था। अंधेरे धब्बे का भार नहीं था, नहीं तो छप्पर टूट जाता और झोंपड़ी धसक जाती। अच्छा था कि उजाले का भी भार नहीं था। अंधेरे के बाद कुछ उजाले में जो जहां दिखता था वह उजाले के द्वारा स्थापित दिखाई देता था। अगर उजाले में टूटी फूटी झोपड़ी दिखती तो वह भी उजाले के द्वारा स्थापित टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई देती। उजाले में अचल की तरह। खैरागढ़ बाड़े में और अंधेरा लग रहा था। बहुत अधिक अंधेरे की तरह दिखते हुए खंडहर, पेड़, झाड़ी और हाथी को रघुवर प्रसाद देख रहे थे। वे हाथी की ओर बढ़े। हाथी रघुवर प्रसाद की आहट को पहचान गया होगा। जंजीर से बंधा था। आसपास बरगद की डाली बिखरी थी। रघुवर प्रसाद हाथी के सामने थे। हाथी रघुवर प्रसाद के पास बढ़ना चाहता था। जंजीर पीछे के पैर में थी। रघुवर प्रसाद पीछे गए, हाथी के जंजीर वाले पैर के पास। वे हिम्मत कर फंसे हुए अकोड़े को निकालने की कोशिश करने लगे। हाथी का पैर तना हुआ था, इसलिए अकोड़ा कड़ा था, निकल नहीं पा रहा था। सामने के पैर में जंजीर बंधी होती तो खोलने में डर लगता कि सूंड से पकड़ न ले। पैर थोड़ा ढीला हुआ। हाथी पीछे घूमना चाहता होगा। रघुवर प्रसाद ने जोर लगाकर अकोड़े को निकाल दिया। वे पीछे हट गए। हाथी अब बंधा हुआ नहीं था। रघुवर प्रसाद पीछे और हटे। वे हाथी के सामने आए, फिर लौट पड़े कि हाथी उनके पीछे आ जाएगा। उस एक हाथी को खोल देने की उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि अंधेरे में इधर उधर उनके आगे पीछे अंधेरे का स्वतंत्र हाथियों का जुलूस निकला हुआ लग रहा था।
तब भी वे पीछे मुड़कर देख लेते थे कि हाथी उनके पीछे आ रहा है या नहीं। थोड़ी देर तक तो उनको लगा कि हाथी उनके पीछे आ रहा है। वे तेजी से घर की ओर बढ़ गए। सोनसी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था। अंदर आकर उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि उन्होंने हाथी को खोल दिया है। वे खुश थे। क्यों खोल दिया? बंधा था इसलिए। कब तक बंधा रहता? वहां जाकर उसकी देखभाल कर लेते। वहां जाकर देखभाल करते नहीं बनता। हो सकता है हाथी यहां आ जाए, यहां देखभाल कर सकेंगे। सोनसी दरवाजा खोलकर कुछ देर खड़ी रही। हाथी नहीं था, आते भी नहीं दिख रहा था। सड़क की बत्तियों के उजाले में वह दूर से दिख सकता था अगर सड़क से आता। हाथी नहीं आ रहा है, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद भी देखने लगे। कुछ देर बाद दोनों अंदर आ गए। आने का मन होगा तो आ जाएगा। दोनों रात भर सोए नहीं। बीच बीच में उठकर कभी सोनसी कभी रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर देख लेते। हाथी घर नहीं आया था। सुबह होते ही रघुवर प्रसाद खैरागढ़ बाड़ा भी गए। वहां आसपास हाथी नहीं था। सड़क के किनारे चाय की दुकान थी। दुकान अभी खुली नहीं थी। दुकानदार वहीं रहता था। वह उठ गया था। उससे पूछा। दुकानदार ने भी हाथी को नहीं देखा था। दूर खेत में किसान था। उससे पूछने दूर जाना पड़ता। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। जंजीर पेड़ के नीचे पड़ी थी। साधु का एक भी सामान बरामदे पर छूटा नहीं था। जंजीर भारी थी। कुछ देर बाद एक रिक्शा मिल गया। जंजीर रिक्शे में रखवे घर आए। रघुवर प्रसाद और सोनसी शाम के समय प्रायः दूर तक यूं ही इधर उधर घूमते कि हाथी दिख जाए। पड़ोसियों के न होने से अब सोनसी को खालीपन मालूम होने लगा। रघुवर प्रसाद के आने के समय वह सोचती कि रघुवर प्रसाद शायद हाथी पर बैठे हुए आते दिखें, पर रघुवर प्रसाद धीरे धीरे पैदल आते हुए दिखाई देते। पिता की चिट्ठी फिर आई थी कि बहू को पहुंचा जाओ। यह भी लिखा था कि रघुवर प्रसाद को छुट्टी न मिल रही हो तो बहू को बस में बैठा दो, अकेली चली आएगी। सोनसी अकेले जाने को तैयार थी। सोनसी ने खुशी खुशी तैयारी की। एक छोटी टिन की पेटी और एक झोला, इतना सामान था। सोनसी अकेली जा रही थी। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के खर्च के लिए 20 रुपया दिया था। अम्मा को देने के लिए 50 रुपया दिया। रिक्शे में बैठने के पहले सोनसी ने रघुवर प्रसाद का हाथ पकड़कर पूछा, गुस्सा हो? नहीं तो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी सोने का कड़ा पहनी थी। चूड़ियों से हाथ भरा था। पैर की उंगलियों में बिछिया थी, बस छूटने को थी। रिक्शा में बैठे रघुवर प्रसाद ने हाथ के इशारे से ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। सोनसी को चढ़ाकर वे जैसे ही उतरे बस रवाना हो गई। उतरते समय सोनसी ने उतावली से कहा था, तुम लिवाने आओगे? नहीं आ पाऊंगा, छोटू के साथ आ जाना, रघुवर प्रसाद ने कहा। बस इस तरह रवाना हुई जैसे सोनसी को छीन कर ले गई। लौटते समय घर जाने के पहले वे गूलर के पेड़ की ओर चले गए। पेड़ पर लड़का नहीं था। घर के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था। बैठ जाने की इच्छा हो रही थी। कुछ देर बाद जब घर गए तो खटिया के पाए पर धुली बनियान चड्डी टंगी उन्हें दिखी। सोनसी ने नहाकर बदल लेने को कहा था। वे तालाब नहीं गए। बाल्टी में पानी भरा था, वहीं नहाने लगे। नहा धोकर जब कंघी कर रहे थे तब खिड़की से आती हवन की सुगंध थी। खाने का समय नहीं हुआ था। भूख भी उन्हें नहीं लग रही थी। तब भी वे खाने की तैयारी करने लगे। पूरी तरकारी थी। थाली कटोरी सोनसी अलग निकालकर रख गई थी। आज का दिन था। महाविद्यालय जाने के लिए वे पहले ही निकल गए।
रात भर अंधेरे का इतना साथ था कि दिन का उजाला उन्हें बहुत उजाला लग रहा था। उन्हें लगा एक सूर्य से इतना उजाला नहीं हो सकता, 2 सूर्य होंगे। सूर्य के डूबने के बाद जितना अंधेरा होता है वह एक सूर्य के डूबने से नहीं हो सकता था। कम से कम 2 सूर्य डूबते होंगे। वे टेम्पो के लिए 1.5 घंटा पहले आ गए। ताड़ के पेड़ों की पत्तियों की तरफ उनकी दृष्टि गई थी। उस पर दृष्टि पड़ने पर ताड़ के चारों पेड़ों को उन्होंने एक साथ पेड़ जैसा देखा। पेड़ों को अलग वे नहीं देखे। हाथी आता हुआ दिख सकता था। हाथी पर साधु भी बैठा हुआ दिख सकता था। परंतु यह सब हो सकने के पहले बीच में खाली टेम्पो आ गया था और वे बैठ गए थे। महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष भी पहले आ गए थे। रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। काम में व्यस्त विभागाध्यक्ष ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रघुवर प्रसाद से कक्षा में तख्ते पर बाएं हाथ से लिखते नहीं बन रहा था। चौक बार बार टूट जाती थी। वे दाहिनी हाथ से लिखकर पढ़ाते रहे। रात को रघुवर प्रसाद की नींद खुली। कुछ देर बिस्तर पर पड़े रहे, फिर उठे। दरवाजा खोलकर बाहर आए। सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहे। सड़क की बत्ती का उजाला उन तक नहीं पहुंच रहा था। उनका मन हुआ रात के सन्नाटे में बोले, नहीं है। इस समय अपने घर के बाहर दूर वही आदमी भी देर से बैठा होगा जिसने पहले रघुवर प्रसाद के नहीं है को सुना था। तब उसने कहा था, कौन नहीं है भाई। रात का वैसा ही वातावरण था। गूलर के पेड़ से एक पक्षी यूं ही फिर उड़ा था। अब की बार रघुवर प्रसाद को देखकर उड़ गया हो। पेड़ पर लड़का नहीं होगा, नहीं है जैसा वातावरण गहराया हुआ था। घर के सामने बैठे हुए आदमी को दूर से लगा होगा कि दूर दरवाजा खोलकर कोई बाहर आया है। उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा पूछा जाए, कौन नहीं है। उसने जोर से कहा होगा, कौन नहीं है। रघुवर प्रसाद ने सुना होगा। जवाब में उनके मुंह से निकला, सोनसी नहीं है। कातर मन से निकला हुआ कि सोनसी नहीं है। जो भी हो उसने सुना। वह आदमी ठंडी सांस लेकर सिर हिलाकर थोड़ी देर बैठा रहा होगा। संतुष्ट हुआ सा कि उसे उत्तर मिल गया। वह घर के अंदर चला गया होगा। उस रात उसे नींद नहीं आई होगी। वह जानना चाह रहा था कि कौन नहीं है। अब मालूम हो गया। वह सोनसी को नहीं जानता था। जो भी हो फिर भी वह रात को सो सकेगा। रघुवर प्रसाद का खिड़की से कूदकर उस तरफ जाने का मन नहीं हो रहा था। बूढ़ी अम्मा को अभी तक मालूम नहीं था कि सोनसी नहीं है। रात को सोनसी का जाना तय हुआ था और वह सुबह चली गई थी। कमरे के अंदर कोने में हाथी की मोटी लंबी जंजीर पड़ी थी। हाथी भी नहीं आ रहा था। सोनसी क्या हाथी पर बैठकर आ सकती थी। दरवाजा खोलकर वे आकाश को देख लेते थे। सोनसी की चिट्ठी है। सोनसी भी देख लेती होगी कि रघुवर प्रसाद की चिट्ठी है। कभी आकाश में बहुत तारे होते, कभी इक्के दुक्के दिखाई देते। इक्के दुक्के तारों का आकाश लिखने का समय नहीं मिला जैसा, या थोड़ी थोड़ी लिखी जा रही चिट्ठी जैसा था। महाविद्यालय जाते समय वे गूलर के पेड़ के पास से होते हुए निकले। उन्होंने सिर उठाकर पेड़ को झांक लिया कि लड़का नहीं है। कोई पक्षी भी नहीं था। पेड़ों लोगों के बीच केवल वही है और कोई नहीं, जैसे अस्तित्व से वे सड़क पर चले जा रहे थे। लोग नहीं है, जैसे लोग उनके पास से आ जा रहे थे। टेम्पो नहीं है, जैसे 1-2 खाली टेम्पो गुजर गए। टेम्पो रघुवर प्रसाद के लिए भी रुकने को हुआ था। एक टेम्पो में वे बैठ गए और उन्हें मालूम नहीं हुआ कि वे टेम्पो में बैठ गए। महाविद्यालय वे आते थे और उन्हें मालूम नहीं होता था कि वे महाविद्यालय आ जाते हैं। लड़कों को वे पहले जैसा अच्छा पढ़ा देते थे और उनको पता नहीं चलता था। सब काम पहले जैसा चल रहा था जैसे कुछ भी नहीं चल रहा था। सोनसी के सकुशल पहुंचने की चिट्ठी आ गई थी। छोटू ने चिट्ठी लिखी थी।
शायद अम्मा ने लिखवाई हो या सोनसी ने सोनसी लिख देती। रात के 8 बजे भात बना, खाकर वे खिड़की से कूदे। बूढ़ी अम्मा की झोंपड़ी की ओर से चूल्हे के धुएं की गंध आ रही थी। कुछ ठंडी हवा चल रही थी। आसपास कहीं पानी गिरा होगा। आकाश में बिजली चुपचाप चमक जाती थी। कड़कने की आवाज नहीं आती थी, इतना सन्नाटा था। बिजली के चमकने से अंधेरे में जो दिख जाता था वह दिखने के भ्रम जैसा सचमुच का दिखता था, फिर अंधेरे में उसी समय नहीं दिखा जैसा हो जाता था। शायद उन्होंने अपने लिए ही कहा हुआ था कि सोनसी नहीं है। इसके उत्तर में सिर हिलाकर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ सोनसी नहीं है। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें पगडंडी पर चलना था, पर पगडंडी को मालूम था, इसलिए वह रघुवर प्रसाद के चलने के रास्ते पर थी। रघुवर प्रसाद को टीले पर आना था। यह रघुवर प्रसाद को नहीं मालूम था, टीले की मालूम था। इसलिए जहां रघुवर प्रसाद आए थे वह टीले पर था। तालाब रघुवर प्रसाद के निहार में था। तालाब में तारों, चंद्रमा की परछाई पड़ी कि रघुवर प्रसाद के निहार में हो। जुगनू रघुवर प्रसाद के सामने से होकर गए। कमल के फूल रघुवर प्रसाद को दिखने के लिए चंद्रमा के उजाले में थे। रघुवर प्रसाद एक किसी भी चट्टान पर लेट गए। चट्टान पर बैठ गए थे जो कसौटी की चट्टान थी। वे कसौटी की चट्टान पर लेट गए। चट्टान ठंडी थी, चट्टान चिकनी थी, इसलिए गड़ नहीं रही थी। रघुवर प्रसाद की नींद सुबह खुली। वे कथरी ओढ़े हुए थे। बूढ़ी अम्मा रात को निकली होगी। रघुवर प्रसाद को सोया देख घर से कथरी लाई होगी। सुबह हो जाने के बाद बादलों से सूर्य देर से निकला था और पक्षी देर से चहचहाए थे, इसलिए रघुवर प्रसाद देर तक सोए। इधर उधर की जगह अभी अभी गोबर से लीपी गई थी। अल्पना और रंगोली थी। यहाँ की सब जगह सोनसी का रास्ता देख रही थी। सुबह उठकर रघुवर प्रसाद को लगा देर हो गई। वे दतौन कुल्ला करने लगे। कुल्ला करके उठे थे कि बूढ़ी अम्मा चाय लेकर आ गई। रघुवर प्रसाद ने इस तरह चाय ली कि बूढ़ी अम्मा ने तब प्यार से रघुवर प्रसाद के सिर पर हाथ रखा था। चाय पीकर रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को सोनसी कब आएगी की तरह देखा। 2-1 दिन में आ जाएगी की तरह जवाब में बूढ़ी अम्मा ने रघुवर प्रसाद की तरफ देखा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, भात खाकर जाता। रघुवर प्रसाद ने हाँ कहा। महाविद्यालय के बरामदे में एक साइकिल 2-4 दिन से लावारिस पड़ी थी। गणित विभाग के दरवाजे के सामने ही बरामदे से टिकी थी। विभागाध्यक्ष का ध्यान एक दिन गया था। साइकिल से आने की आदत न होने के कारण वे ही भूल गए होंगे। आपकी है। बरामदे की साइकिल को दिखाते हुए विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से पूछा। रघुवर प्रसाद ने सिर हिलाकर नहीं कहा, ऐसा तो नहीं 2-1 दिन पहले साइकिल लाए हों और भूल गए। विभागाध्यक्ष ने फिर पूछा, नहीं सर, मैं तो रोज टेम्पो से आता हूँ। चपरासी से पूछते हैं। चपरासी को बुलाकर उन्होंने पूछा, यह किसकी साइकिल है? 2 दिन से पड़ी है। 4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ महाराज। चपरासी ने कहा, तो बताना नहीं था। विभागाध्यक्ष ने इधर उधर और लाइन में खड़ी कुछ साइकिलों को देखा कि इनमें भी एकाध भूली हुई साइकिल हो। रघुवर प्रसाद, याद करो, क्या 4 दिन पहले तुम साइकिल से आए थे? नहीं, याद करिए। याद है। इस साइकिल का ताला खुला है। रघुवर प्रसाद ने फिर कहा, ऐसे में इसकी चोरी हो सकती है। चोरी की साइकिल की चोरी। साइकिल में ताला लगाकर यहाँ भूल जाता। विभागाध्यक्ष ने, पता नहीं किसकी साइकिल है। रघुवर प्रसाद बड़बड़ाए। कहा, किसी की भी हो, अब चोरी नहीं जानी चाहिए। रघुवर प्रसाद, तुम साइकिल में ताला लगाओ और चाबी अपने पास रखिए। नहीं, मैं साइकिल रखने को थोड़े ही कह रहा हूं, चाबी रखने को कह रहा हूं।
रघुवर प्रसाद को बार बार लग रहा था कि विभागाध्यक्ष उनसे साइकिल रखने को कह रहे हैं ताकि वे साइकिल से आना जाना करते रहें। इसलिए उन्होंने कहा, मैं दूसरे की भूली हुई साइकिल नहीं चलाऊंगा। रघुवर प्रसाद, भूली हुई साइकिल चलाते चलाते याद आ जाएगी कि तुम्हारी साइकिल है, तब तुम याद की हुई साइकिल चलाते रहना। चपरासी देख रहा था कि गाय भैंसों का झुंड जहाँ साइकिलें खड़ी हैं वहाँ पहुँच रहा है। भैंस के धक्के से एक भी साइकिल गिरेगी तो सब साइकिलें गिर जाएंगी। चपरासी सोच रहा था कि विभागाध्यक्ष को बता दे कि गाय गोरू से साइकिल गिर जाएगी। वह हंकलाने भी जा सकता था, पर जानबूझकर नहीं गया। उसे लग रहा था कि गाय भैंस साइकिल को बचाकर चढ़ती रहें। ऐसा हुआ भी। गलत तो बरामदे के आखिर में बैठी हुई गाय थी। बरामदे पर बैठी हुई गाय कोई गाय भूल गया जैसी बैठी थी। जिसकी गाय है उसे याद आएगी तब हंकाल कर ले जाएगा। याद किया हुआ जो दुनिया में है उससे अधिक भूला हुआ दुनिया में था। आज का दिन था। महाविद्यालय जाने के लिए रघुवर प्रसाद खड़े हुए। ताड़ के पेड़ों को उन्होंने देखा, पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि उन्होंने ताड़ के पेड़ों को देखा है। हाथी के आने की दिशा से उन्होंने उसी तरह एक साधु को साइकिल पर आते देखा। वह हाथी वाले साधु जैसा दिखा कि हाथी के चले जाने के बाद अब साइकिल पर आ रहा हो। दाढ़ी होने के कारण चेहरे में समानता थी। नाकंश जिसमें अंतर होता था वह एक जैसी दाढ़ी में छुपे होते। समीप आने पर मालूम हुआ कि दूसरा साधु है। साधु ने साइकिल खड़ी की। रघुवर प्रसाद की तरफ उसने मुस्कुराकर देखा। वह तंबाकू खाने रुका था। उसके मुस्कुराने से रघुवर प्रसाद का मन खटका था कि साधु उसे साइकिल पर बैठने के लिए न कह दे। हाथी तो तब भी ठीक था, साइकिल पर डबल सवारी महाविद्यालय जाने में मेहनत लगती। हवा विपरीत दिशा की थी। साधु जब गया तब ऐसा नहीं लगा कि एक साइकिल की जगह साइकिल के जाने से निकल आई है। जब वह था तब भी आसपास बहुत साइकिलों की जगह थी। टेम्पो कुछ देर से आया था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से साइकिल वाले साधु से बहुत आगे निकल गए थे। महाविद्यालय पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि बरामदे वाली साइकिल वहां नहीं थी। रघुवर प्रसाद ने चपरासी से पूछा। चपरासी को भी मालूम नहीं था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने विभागाध्यक्ष से पूछा, साइकिल दिख नहीं रही है, क्या आपने उसे सुरक्षित रखवा दी है? नहीं तो वहां नहीं है क्या? नहीं। गंभीर होकर रघुवर प्रसाद ने कहा, तब तो चोरी चली गई। साइकिल में ताला लगाकर रख देना था, मैं भूल गया। मैं भी भूल गया। अब क्या करें? जिसकी साइकिल थी वही ले गया हो। अगर ताला लगा देते वह अपनी साइकिल नहीं ले जा पाता। हो सकता है। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि साइकिल साधु की होगी जिसे उन्होंने आज साइकिल पर जाते हुए देखा था। 4 दिन के लिए अपनी साइकिल छोड़कर चला गया और कल उठा ले गया। मैंने आज एक साधु को साइकिल चलाते हुए देखा था। हाथी वाला नहीं, दूसरा साधु। शायद वह साइकिल वाला साधु हो। महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। अच्छा, विभागाध्यक्ष ने कहा। तंबाकू खाने पान की दुकान में रुका था। आपसे साइकिल पर बैठने के लिए तो नहीं कहा? नहीं। वह हाथीवाल साधु का भाई लग रहा था। साइकिल पर बैठकर हाथी को ढूंढने आया हो। आपसे साइकिल पर बैठने के लिए कहता तो क्या आप बैठ जाते? नहीं, यह ज्यादती होती। डबल सवारी में मेहनत लगती है। यदि समय कम होता तो शायद बैठ जाता। आधी दूर मैं भी डबल चलाता। उसके कैरियर में बरगद की डाल तो नहीं लदी थी, क्योंकि दृष्टि से रघुवर ने विभागाध्यक्ष की तरफ देखा। साधु की साइकिल बरगद की डाल खाती हो। महाविद्यालय के आगे तालाब में जहां साधु हाथी नहलाता था वहां साइकिल वाला साधु साइकिल नहलाने जा रहा होगा। रघुवर प्रसाद साइकिल को नहलाने के बदले धोने भी कह सकते थे।
शायद इसी के जवाब में विभागाध्यक्ष ने कहा, नहलाने जा रहा होगा? नहीं, नहलाने ले जा रहा होगा। जी। रघुवर प्रसाद कुछ समझे नहीं। रघुवर प्रसाद, देखना, आजकल में तुम्हारे घर के सामने कोई अपनी साइकिल लावारिस छोड़कर चला जाएगा। क्यों? ऐसे ही। उसे रेलगाड़ी से इलाहाबाद या काशी जाना हो तब क्या करेगा? साइकिल में ताला लगाकर वह अपने घर में नहीं रख लेगा। घर कहाँ? डेरा होगा, पेड़ के नीचे खंडहर के बरामदे में। वहां से साइकिल चोरी चली जाएगी। साइकिल से परेशानी नहीं होगी, घर के बाहर चाहे 1 या 2 साइकिल छोड़ दे। साइकिल भूख पानी खाते बाहर खड़ी रहेगी। तुमको यह अच्छा नहीं लगेगा और तुम उसे घर के अंदर रख लोगे। नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगा, घर के अंदर नहीं रखूंगा। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि साइकिल वाला साधु और हाथी वाला साधु दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। वे किसी साइकिल से महाविद्यालय गए तो रास्ते में अचानक साइकिल वाला साधु उनके साथ हो जाएगा और महाविद्यालय तक उनके साथ रहेगा। लौटते समय भी यही हो सकता है। रोज रोज न हो। टेम्पो पर आना जाना ठीक है, पर जाने के नाम पर अनिश्चित खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। आज के दिन भी सोनसी की याद आ रही थी। आते जाते लोगों, पेड़ों, मकानों, सड़क, आवाजों को देखते सुनते थे, पर सोनसी की याद आती थी। सड़क पर किसी से बात करते तो याद आती। आकाश में उन्हें एक जगह काले बादल का छोटा टुकड़ा दिखा जो धीरे धीरे सरक रहा था। उन्हें कसौटी वाली चट्टान की याद आई। काले बादल पर उन्हें चांदी और सुनहली सूर्य किरणों के से चिन्ह दिखे। इस याद आने में कुछ तारतम्य हो सकता था, पर दिन की सड़क पर चलते हुए उन्हें रात की पगडंडी पर जाने की याद आ रही थी। पगडंडी में गोबर लिपि थी और आगे कुछ देर हुए सोनसी के जाने का आभास हुआ था कि वे सोनसी के पीछे पीछे थे। इसमें भी थोड़ा तारतम्य हो सकता था। घर के सामने आकर वे थोड़ी देर ठिठक कर खड़े हुए। वे पैदल नहीं, हाथी पर बैठकर आने को याद कर रहे थे। साथ में सोनसी थी कि हाथी नीचे बैठे तो वे उतरे, फिर सोनसी उतरे। हाथी बैठ नहीं रहा था और वे रुके रहे। याद आने में किसी वस्तु, दृश्य, समय इत्यादि का बहुत आधार या तारतम्य नहीं हो पा रहा था। खाली कमरे के अंदर घुसे ही थे कि पड़ोसन ने पुकारा, रघुवर प्रसाद। वे बाहर आए। ने आज जल्दी छुट्टी हो गई? पड़ोसन ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। चाय पियोगे? नहीं, कहकर वे अंदर चले गए। थोड़ी देर चारपाई पर लेटे रहे। फर्श पर हाथी की मोटी जंजीर बिखरी फैली थी। उठकर उन्होंने उसे समेटा। बाहर आए तब दूसरी पड़ोसन अपने दरवाजे के सामने खड़ी थी, जैसे रघुवर प्रसाद का रास्ता देख रही थी। बहू कब आएगी? उसने पूछा। आजकल में आ जाएगी। उसकी चिट्ठी आई थी। नहीं, छोटू की आई थी। खाना खाए थे? हाँ। क्या बनाए थे? कल का रखा था। शाम को घर आकर खा लेना। बाद में खा लूंगा, कहकर अंदर चले गए। खटिया पर लेटे और सो गए। सोनसी की बस शाम को आई। रास्ते में खराब हो गई थी। 3 घंटे बनने में लगे। बस आम के ऊंचे पेड़ के पास रुकी थी। बस के रुकते ही पेड़ से एक बंदर बस की छत पर कूद गया था। सामान उतारने के लिए कुली जब बस में चढ़ने लगा तब उसे बंदर दिखा। एक झुकी आम की डाल पर कूदकर बंदर भाग गया। बस के ऊपर सामान लदा था। बोरों में भटे, गोभी, मिर्च भरी थी। सोनसी ने रास्ते भर जगह बंदर के झुंड देखे थे। एक बार चलती बस के सामने से 2 बंदरों ने एक के पीछे एक सड़क पार की थी। बस स्टैंड एक छोटा खाली मैदान था, जिसके चारों तरफ ज्यादातर आम के पेड़ थे। पेड़ों में तोते बैठे हुए थे। झुंड के झुंड तोते आते और झुंड के झुंड उड़ जाते थे। 2-1 तोते रह जाते थे।
पेड़ के नीचे एक टोकनी में ताजे जाम लेकर जाम वाली बैठी थी। एक तोता जाम की टोकरी में आकर बैठ गया था और जाम को कुतरने लगा था। कुतरा हुआ जाम अंदर से लाल दिखने लगा था। तभी तोता अचानक उड़ गया। जाम वाली ने भगाया नहीं था, बल्कि तोता चौंक कर उड़ न जाए इसलिए हिलडुल भी नहीं रही थी और मूर्तिवत बैठी थी। जब तोता उड़ गया तो जाम वाली तोते के अधखाए जाम को खाने लगी। सोनसी बस से उतर पिछौरी ओढ़े खड़ी थी कि एक रिक्शे वाला रिक्शा लेकर आया। भैया बस से साइकिल उतरवा देना, रिक्शे वाले से उसने कहा। बस के ऊपर चढ़े कुली ने रिक्शे वाले को साइकिल पकड़ाई। रिक्शे वाले से साइकिल गिरते गिरते बची थी। तब सोनसी ने भी साइकिल संभालने की कोशिश की थी। सोनसी पेटी झोला लेकर रिक्शे में बैठ गई थी। तब रिक्शे वाले ने साइकिल रखी। साइकिल पकड़े सोनसी बैठी थी। रिक्शा के चलते ही तोते का एक झुंड रिक्शे के ऊपर से उड़ा था। तोते का झुंड सोनसी के घर की तरफ उड़ा था। सोनसी ने दूर से घर को देखा तो उसने गहरी सांस ली। सांस लेने से उसे किसी फूल की सुगंध आई थी। घर पहुंचते पहुंचते और शाम हो गई थी। आते जाते कहीं रास्ते में रघुवर प्रसाद को देख लेती ऐसा वह कर रही थी। रिक्शे वाले को वह रास्ता बताते जा रही थी। घर का दरवाजा बंद था। साइकिल नीचे उतारकर हैंडल में झोला टांगकर रिक्शा वाला चला गया। पेटी को सोनसी ने उतारा था। पेटी लेकर वह दरवाजे के पास आई तो एक के बाद एक पड़ोस के दोनों दरवाजे खुल गए। सोनसी बहुत खुश थी। बड़ी देर लगा दी। मुस्कराकर पड़ोसन ने कहा, बड़ी जल्दी आ गई। दूसरी पड़ोसन ने हंसते हुए कहा। सोनसी ने दोनों के पैर छुए और चुपचाप खड़ी रही। वह स्वस्थ और अधिक सुंदर लग रही थी। कमरे के अंदर रघुवर प्रसाद की आवाज नहीं थी। खिड़की से उस तरफ चले गए होंगे। खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए रघुवर प्रसाद के पास जाने को उतावली सी शांत खड़ी थी। अंदर जाओ न, एक पड़ोसन ने कहा। अंदर जाने के लिए उसे 3 कदम चलना पड़ता। दूसरी पड़ोसन को दया आ गई। उसने कहा, अच्छा जा, और अपना दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। दूसरी ने भी दरवाजा बंद कर लिया। सोनसी ढेर सारी चूड़ी और छुन छुन वाली पैर पट्टी पहनी थी। दबे पांव वह 3 कदम चली। दरवाजा खुला था। रघुवर प्रसाद खटिया पर लेटे लेटे सो गए थे। उसने धीरे से पेटी को अंदर रखा। दरवाजा बंद किया। साइकिल बाहर ही रह गई थी। उसमें ताला नहीं था। साइकिल में पिछौरी और झोला लटका रह गया था। वह रघुवर प्रसाद के पास गई। धीरे से वह लेट गई। रघुवर प्रसाद की पीठ जहां उघारी थी वहां उसने अपना हाथ छुआया और बिना हिले डुले कई दिनों की थकी उसे नींद आ गई। आधी रात को रघुवर प्रसाद को सोते में मालूम हुआ कि सोनसी आ गई है और उनके पास सोई है। उन्होंने बहुत गहरी नींद में और भी गहरी नींद में सोई सोनसी से कहा, मुंह इधर कर लो। सोनसी करवट लेकर रघुवर प्रसाद की तरफ घूम गई। सोए हुए रघुवर प्रसाद ने सोई सोनसी को चूमा तो सोनसी हवा में तैरने लगी। रघुवर प्रसाद को हवा में तैरना नहीं आता था। वे डूब गए। हवा में डूबते हुए वे गहरी गहरी सांस ले रहे थे। पानी में तो डूबे नहीं थे, जिसमें सांस रोकना पड़ता। सोनसी ने नींद में ही चूड़ियों को हाथ के ऊपर खिसका कर कस लिया था कि बजे नहीं। हवा के किनारे जब सोनसी लगी तो वहां एक ठंडी हवा का झोंका रखा हुआ था। उसमें रातरानी की गंध भरी थी, जैसे ठंडी हवा के झोंके की पोटली में रखी हो। ठंडी हवा के झोंके के चारों तरफ गंध का जंगल था। इस गंध का स्पर्श जंगली और खुरदुरा था, जैसे खरोंच आ गई। सोती हुई सोनसी से रघुवर प्रसाद नींद में बड़बड़ाए, रात रानी। इसे सोनसी ने पानी सुना। उसकी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। वह शायद सपने में थी, इसलिए सपने में उठने लगी हो कि रघुवर प्रसाद को पानी पीना है।
जिस आकार में सोनसी लेटी हुई थी उससे उसी तरह के सटे आकार में रघुवर प्रसाद थे, और सोनसी का आकार रघुवर प्रसाद के आकार से बंधा हुआ था। रघुवर प्रसाद को खोलते सोनसी से नहीं बन रहा था। रघुवर प्रसाद से बंधे हुए उसने हाथ लटकाकर टटोला कि रघुवर प्रसाद ने पानी का लोटा रखा हो। पानी का लोटा नहीं था। तभी उसने जमीन पर पड़े हुए एक कपड़े के पहनावे को टटोला तो उसका पोलका था। वह पोलका उठाकर पहनना चाहती थी पर सो गई और लटके हाथ से पोलका धीरे धीरे छूट गया। चलो उठो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने सुना। मत उठो। रघुवर प्रसाद उठना चाहते थे। सोनसी को अपने से खोलने का मन भी नहीं हो रहा था। तब सोनसी ने कहा, तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं आज महाविद्यालय नहीं जाऊंगा। महाविद्यालय जल्दी जाऊंगा, सोनसी ने सुना। क्यों? सोनसी ने पूछा। ऐसे ही, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनो, मैं पिता की साइकिल लेकर आई हूं। कहाँ है? उत्सुकता से उन्होंने पूछा। वे जल्दी से उठे थे। खटका जलाकर देखा, कमरे में साइकिल नहीं थी। बाहर तो नहीं रह गई, ताला भी नहीं लगाई होगी, चोरी चली गई। हड़बड़ाकर सोनसी उठी, सिटकनी खोलकर बाहर आई। उसने गहरी सांस लेकर कहा। साइकिल में पिछौरी और झोला उसी तरह टंगे थे। रघुवर प्रसाद साइकिल अंदर लेकर आए। बिजली उजाले में उन्होंने साइकिल की अच्छी तरह से देखा था। कमरे की बत्ती बुझाकर दोनों लेट गए। तब सोनसी ने बताना शुरू किया कि पिताजी ने साइकिल ठीक कराई थी। छोटू ने काले रंग से पेंट किया था। पिताजी इसीलिए नहीं आए कि आने जाने में और खर्च होता। साइकिल में खर्चा हो चुका था। छोटू की परीक्षा थी, नहीं तो वहीं आ जाता। दोनों बात करते हुए खिड़की की तरफ देख रहे थे। खिड़की के पास, खिड़की से आते हुए उजाले और जाते हुए अंधेरे से ऐसा बन रहा था कि हाथी का सूंड प्रश्न चिन्ह की तरह उठा हुआ है। सोनसी का सिर रघुवर प्रसाद की बाह पर था। वह बोली, हाथ उठा लो, दुख रहा होगा। रघुवर प्रसाद ने सोनसी को उठने नहीं दिया। कहा, नहीं दुख रहा है। सुबह करीब 8 बजे विभागाध्यक्ष स्कूटर से रघुवर प्रसाद के घर के सामने से गुजरे। उन्होंने एक साइकिल रघुवर प्रसाद के घर के सामने खड़ी देखी। उन्होंने सोचा रघुवर प्रसाद के घर के सामने कोई साइकिल लावारिस छोड़कर तो नहीं चला गया। वे जल्दी में थे, नहीं तो रुकते। घर के सामने का नीम का पेड़ रघुवर प्रसाद के घर के सामने इस तरह था कि उसे किसी ने छोड़ा नहीं था। विभागाध्यक्ष ने नीम की पेड़ की तरफ ध्यान न दिया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।